Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel Literature's Word. My name is Harpreet Singh Brar. Basically, I am from district Hanumangarh of Rajasthan state. I have qualified CTET, RTET, HTET and PSTET exams. आपकी कोई भी इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। ब्रार दीप लिरिक्स नाम से मेरी आईडीज़ हैं। आपका कोई भी सवाल है, कोई इंक्वायरी है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम आईडी। चलिए बात करते हैं हम आज की हमारी वीडियो की। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, बायोग्राफी एंड वर्क्स ऑफ खुशवंत सिंह। पहचान के मोहताज तो नहीं है, आप लोगों ने बहुत सी वीडियोस को यूट्यूब पर देखा होगा। अगर पहली बार देख रहे हो तो भी डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल के अंदर खुशवंत सिंह की बायोग्राफी और उनके इम्पोर्टेंस वर्क पर बात करूंगा। ये वीडियो EMRS, Hpsc, RPSC, DSSSB, UGC नेट और कहीं पर भी इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ पर इंडियन राइटिंग के बारे में आपका टॉपिक दिया होता है, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो लेंथी हो सकती है बट डिटेल के अंदर मैं बात करूँगा, कोई भी पॉइंट इनका छोड़ूंगा नहीं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हमारी वीडियो खुशवंत सिंह। अर्ली लाइफ खुशवंत सिंह की बिल्कुल पहले बात करते हैं इनके बर्थ के बारे में। खुशवंत सिंह का बर्थ हुआ था हडाली के अंदर। हडाली जो कि कुशाब डिस्ट्रिक्ट पंजाब यानी कि आजकल पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, बट इंडिया का पार्टीशन होने से पहले पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब भी इंडिया का ही हिस्सा था। तो पाकिस्तान के अंदर हडाली नामक गांव जो कि राजस्थान और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत था उस बॉर्डर के पास पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। डेट इनकी नहीं लिखी गई है क्योंकि 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एग्जैक्ट डेट वैसे तो फरवरी के अंदर बताते हैं, बट इनकी दादी ने कहा था कि अगस्त के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो आपके लिए तो इनका ईयर याद रख लें, 1915 के अंदर इनका जन्म हुआ। द यंगर सन ऑफ शोभा सिंह, पापा का नाम था शोभा सिंह और इनके ग्रैंडफादर का नाम उज्जैन सिंह था। थोड़ा क्लियर कर लेना, मैं थोड़ा इसमें डाउटफुल हूँ। पाकिस्तान के अंदर तो इनके ग्रैंडफादर के नाम पर बाकायदा एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है। दिल्ली के अंदर भी इनके काफ़ी मकान हैं। दिल्ली का जो प्रेसिडेंट वाला एरिया है, राष्ट्रपति भवन वाला जो एरिया है, वो इन्हीं के ही पिता शोभा सिंह ने बसाया था, जो कि एक बिल्डर थे। काफ़ी अमीर फैमिली मैं कहूँगा, क्योंकि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इनके परदादा दादा जिनके अंडर 6000 से ज़्यादा कारिंदे यानी कि मजदूर, यहाँ पर कह लीजिए कि काम कर नीचे काम करते थे। मतलब काफ़ी वेल्थी, काफ़ी अमीर राजा रजवाड़ों वाली ज़िंदगी आप इनकी कह सकते हो। बॉर्न एज खुशहाल सिंह, जब इनका जन्म हुआ तो इनकी दादी जिनका नाम लक्ष्मी देवी था, आप लोगों ने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को पढ़ा होगा, 11th क्लास की बुक का आई थिंक फर्स्ट चैप्टर है। तो इनकी दादी का नाम लक्ष्मी देवी था, उन्होंने इनका नाम खुशहाल सिंह रखा था। तो ये खुशहाल सिंह से खुशवंत सिंह कैसे बन गए? क्या था कि खुशहाल सिंह का छोटा नाम जो था वो शाली शाली था, तो इनके दोस्त इनको चिढ़ाया करते थे, शाली शूली बागदी मूली ऐसा कुछ कहकर। तो मजाक बनता था, तो इन्होंने क्या किया, अपने ही नाम को चेंज कर लिया। ही चूज द नेम खुशवंत। इनके भाई का नाम था बलवंत, तो वहीं से इन्होंने क्या किया, अपने नाम को खुशहाल सिंह से खुशवंत सिंह बन गए और आज तक हम इनको खुशवंत सिंह के नाम से ही जानते हैं। सेल्फ डिक्लेयर्ड एंड मीनिंगलेस, यानी कि अपने आप को ही नाम दिया। पहला मेरे हिसाब से पहला ही इंसान होगा जिसने अपने आप को नाम दिया कि खुशवंत सिंह मेरा नाम होना चाहिए, अपना ही नामकरण खुद कर लिया। स्कूल की बात करें तो दिल्ली मॉडर्न स्कूल 1920 से 1930 10 साल तक ये दिल्ली मॉडर्न स्कूल के अंदर इन्होंने पढ़ाई की। बता दूं कि पढ़ाई के अंदर कुछ ज़्यादा ये इंटेलिजेंट नहीं थे, आप नालायक कह सकते हो, निखट्टू भी कह सकते हो। डंडे पड़ते थे, मुर्गा बनाया जाता था, ये खुद इनकी बायोग्राफी से मैंने सुना है।
मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इससे पहले मैंने डिटेल के अंदर इनको यूट्यूब पर इनकी बुक्स को काफ़ी डीपली स्टडी करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऑथेंटिक मैं आपको वीडियो के अंदर फैक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये दिल्ली मॉडर्न स्कूल के अंदर ही इनकी स्कूलमेट थी कमल मलिक, जिनसे इनकी आगे चल के शादी हुई। लंदन के अंदर ये मिले थे, तो आप इनकी लव लाइफ कह सकते हो, लव मैरिज कह सकते हो, क्योंकि इनके बेटे राहुल खुद कहते हैं कि मम्मी पापा की लव मैरिज थी। स्कूल लाइफ पूरी करने के बाद में इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स सेंट स्टीफन कॉलेज इन दिल्ली 1930 टू 1932, यानी कि 1930 से लेकर 1932 2 साल तक इन्होंने इंटरमीडिएट्स ऑफ आर्ट्स की सेंट स्टीफन कॉलेज से। तो पहले दिल्ली मॉडर्न स्कूल के बाद में ये पहुँचे कॉलेज स्टीफन कॉलेज दिल्ली। फिर उसके आगे की पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन करने के लिए, बीए करने के लिए ये चले गए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर 1932 के अंदर। पढ़ाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा वीक थे। बीए इनकी 3rd डिवीज़न से पास हुई। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इनको मिली 1934 के अंदर। आगे की बात करते हैं, एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर ये किंग्स कॉलेज लंदन टू स्टडी लॉ, यानी कि लॉ की स्टडी करने के लिए किंग्स कॉलेज लंदन चले गए। वहाँ से इन्होंने LLB की फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन 1938 के अंदर। लंदन इनर टेम्पल कॉल्ड टू द बार, तो इन्होंने जो ये प्रोफेशन अपनाया लॉयर का, ये भी एक मैं इनकी जितनी मैंने इनकी बायोग्राफी को सुना, ये असल में बने ही राइटिंग के लिए थे, आप ये कह सकते हो। स्कूल के अंदर कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लॉयर बनने निकले तो भी वहाँ पे कोई अच्छी रेपुटेशन नहीं है, कोई अच्छा काम नहीं है। ये खुद कहते हैं कि मेरे से भी जो वीक लॉयर थे वो काफ़ी हाई रैंक पर चले गए और मैं वहीं का वहीं रहा, क्योंकि इस बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं था इस फील्ड में। कहते हैं ना कि जो आपका टैलेंट जो आपके अंदर है, आप जब तक वो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते। तो शायद इनकी किस्मत में लिखा ही एक राइटर बनना था, इसलिए। बाकी पैसा था घर में। और एक बात मज़े की बात देखो, जब भी ये किसी लाइफ पर फेल होते हैं या मतलब इनको लगता कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नौकरियाँ बहुत सारी की। पापा इनके काफ़ी अमीर थे, तो पापा के बहुत सारे अपने इनके मकान वगैरह थे, जैसे कि भोपाल के अंदर भी इनका एक बंगला था, ठीक है, उधर साउथ के अंदर भी था, इधर ऊपर अपने मसूरी के अंदर भी इनका मकान था, बंगला था। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती, लगता कि बेटा निराश है, तो पापा बंगला और गाड़ी दे देते थे। 2-3 इनकी शादी पर भी इनको बंगला और गाड़ी दिया गया। फिर जॉब छोड़ के निकले तब, क्योंकि काफ़ी अमीर फैमिली थी, बट काफ़ी बढ़िया किरदार है इनका, मैंने डिटेल के अंदर इनको पढ़ा है। ठीक है, कैरियर की बात करते हैं। देखिए पता चलेगा कि इन्होंने क्या कुछ किया और क्या क्या कितनी जॉब छोड़ी। मतलब बहुत ज़्यादा काम किए, बट किसी भी काम में फिट नहीं बैठे, हर काम को छोड़कर बैठ जाते थे। 1939 के अंदर जब इन्होंने लॉ की प्रैक्टिस कर ली थी, तो प्रैक्टिसिंग लॉयर एट लाहौर इन चैम्बर ऑफ मंजूर कादिर एंड एजाज हसीन बटालवी, इनके अंदर लॉयर की प्रैक्टिस की, वकालत की, बट वो भी वहाँ पे चला नहीं। 1947 के अंदर इंडियन फॉरेन सर्विस इंफॉर्मेशन ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोरंटो कनाडा, तो कनाडा के अंदर टोरंटो में गवर्नमेंट मतलब कि भारतीय सरकार की तरफ से इनको इंडियन फॉरेन सर्विस इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया। इसलिए इनको जब इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है कि ये डेवलपमेंट थे। डेवलपमेंट यानी कि इनकी काफ़ी पैसे को देखकर सरकार खुद चुन लेती है कि इस बंदे को इस पोस्ट पर हमें जॉब देनी चाहिए। इसके बाद में वहीं पर इन्होंने प्रेस अटैच द पब्लिक ऑफिसर इंडियन हाई कमीशन लंदन एंड ओटावा वहाँ पर काम किया। जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था 1947 के अंदर, तो पाकिस्तान के जो आपने नाम सुना होगा जिन्ना के काफ़ी इनके क्लोज रिलेशन थे फैमिली के साथ, तो उन्होंने तो इनको ऑफर भी किया था, इनके पापा को कहा था कि आप बेटे को मना लीजिए, पाकिस्तान का जो हाई कोर्ट का मैं इनको जज बनवा दूंगा। बट कहते हैं ना कि ये बंदे के मतलब इनका इरादा था ही नहीं, उस फील्ड में जाने का मन ही नहीं लगता था। 1951 के अंदर इन्होंने एज ए जर्नलिस्ट काम किया ऑल इंडिया रेडियो AIR ऑल इंडिया रेडियो के अंदर, तो जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया। देखिए पहले लॉयर फिर जर्नलिस्ट के अंदर आगे ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है,
1954 से लेकर 1956 के अंदर कि वो जर्नलिस्ट वाला काम भी छोड़ दिया। डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन यूनेस्को पेरिस, तो डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन के अंदर इनको जॉब या वहाँ पर इन्होंने काम किया, बट वहाँ पर भी नहीं टिके। 1956 के अंदर फाउंडेड एंड एडिटेड योजना एक पत्रिका आती है जो कि आज यूपीएससी और आईएएस की तैयारी करते हैं, तो वो खासतौर स्टूडेंट्स योजना नामक वीकली मैगजीन को पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या कि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज होती हैं, जो न्यू वर्क्स या फिर योजनाएं होती हैं, उसके अंदर बताया होता है, तो उनको इन्होंने फाउंड किया 1956 के अंदर। इसी के बाद में काम किया द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अंदर। ये मैगजीन थी जो साप्ताहिक पत्रिका आप कह सकते हो। तो इनका ये खास तौर से इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना कि इन्होंने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अंदर काम किया। उसके बाद में द नेशनल हेराल्ड के अंदर इन्होंने काम किया। ये कुछ वीकली साप्ताहिक पत्रिकाएं थी जिनके अंदर इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद में एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी पर्सनल रिकमेंडेशंस। तो इंदिरा गांधी की स्पेशल रिकमेंडेशंस के कारण इनको हिंदुस्तान टाइम्स का एडिटर भी बनाया गया, तो ये और आगे तक आ गए। उसके बाद में द इलस्ट्रेटेड वीकली सर्कुलेशन 1655,000 to 4 लाख। तो ये जो ऊपर मैंने बताया था द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करते थे। बंदे का काम करने का तरीका देखो कितना बढ़िया रहा होगा। जो वीकली जो ये मैगजीन थी जिसकी सर्कुलेशन ओनली 65,000 थी, जब इन्होंने उसको संभाला, उस पर काम किया, तो उसका सर्कुलेशन 65,000 से बढ़ के 4 लाख तक चला गया। मतलब पत्रकारिता के अंदर इन्होंने अच्छा काम किया। फिर उसको भी इन्होंने छोड़ दिया था, इनको लगा कि भाई शायद वीकली इनके कारण डाउन पड़ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वीकली चलती रही। 25 जुलाई 1978 से इन्होंने रिटायरमेंट ले ली इस वीकली पत्रिका से। 2016 के अंदर एंट्रेंस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला इस पत्रिका को। एंट्रेंस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इस द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया को मिला। पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्योंकि पैसे वाला परिवार था, तो पॉलिटिक्स के अंदर भी काफ़ी रहे। हालांकि हम इनके जो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये काफ़ी भोले वाले इंसान थे, इतने शार्प माइंडेड पॉलिटिक्स में नहीं थे। 1980 से लेकर 86 तक ये मेंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर रहे, यानी कि आपकी राज्यसभा के जो मेंबर रहे 1980 से लेकर 86 तक। 1974 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला। 1984 के अंदर रिटर्न द अवार्ड, जो पद्म भूषण इनको मिला था उसको इन्होंने रिटर्न कर दिया, क्योंकि आई होप आप लोग जानते हो 1984 के अंदर जो श्री अमृतसर साहिब और भिंडरावाला जो केस के कारण एमरजेंसी लग गई थी, उसके कारण उसके चलते इन्होंने उसको रिटर्न कर दिया था पद्म भूषण अवार्ड को। 2007 के अंदर पद्म विभूषण इनको मिला, यानी इंडिया का सेकंड बिगेस्ट अवार्ड। ओपनली सपोर्टेड नेशनल वाइड एमरजेंसी, इन्होंने एक वर्क भी लिखा है कि आई सपोर्टेड एमरजेंसी। बोटरी ऑफ ग्रेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल, तो ये वर्ड है डिप्लोमेटिक, यानी कि सरकार जिस बंदे को अपने आप पे चुन लेती है कि इस बंदे को वहाँ पर अपॉइंट किया जाए, उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक। बात करते हैं इनके रिलीजियस बिलीफ की, धर्म को लेकर इनके क्या बिलीफ थे, क्योंकि काफ़ी विवादों में ये रहते हैं। सिख होने के नाते भी अपने को कहते थे कि भाई मैं कभी गुरुद्वारा नहीं जाता, कभी अरदास पूजा नहीं करता, क्योंकि मैं इसको वेस्ट ऑफ टाइम मानता हूँ। बट इस पॉइंट को सुनकर शायद आपको बुरा लग रहा होगा कि सिख होने के नाते ऐसा क्यों रखते थे, ऐसे विचार क्यों रखते थे। बट आपको बता दूं, पर्सनली जब मैंने इनको पढ़ा, इन्होंने 3 साल तक सिख हिस्ट्री पर काम किया और सिख हिस्ट्री पर इनकी बुक्स आई जो आज भी सिख हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई बंदा सिख हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है तो इन्हीं बुक का रेफरेंस लेता है। सिख हिस्ट्री बाय खुशवंत सिंह, बंदे ने 3 साल तक सिख हिस्ट्री पर काम किया। ये खुद कहते हैं कि मैंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को पेंसिल लेके लाइन टू लाइन पढ़ा, ग्रंथियों से भी काफ़ी सहायता ली। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंदा जब गुरुद्वारा जा रहा है या फिर वो जितने पंथ के रीति रिवाजों को फॉलो कर रहा है तो ही वो जाके सही धर्म को अपना रहा है।
इस प्रकार से धर्म को अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये बात अच्छी, मेरे को भी आई थिंक अच्छी लगी ये बात, कि जरूरी नहीं कि आप डेली गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जाते हो तो ही आप धार्मिक हो। आप धर्म के लिए क्या कर रहे हो वो ज़्यादा आई थिंक मेरे हिसाब से मायने रखता है। धर्म को मानना धार्मिक नहीं है, धर्म को निभाना आई थिंक ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड एगोनिस्टिक अपने आप को मानते थे, यानी कि किसी धर्म से नाता रखने वाला बंदा। एगोनिस्टिक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, स्पेशली ये जिस धर्म से खफा रहते थे वो था ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। अब ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या होता है, मतलब कि सिद्धांतों में बंधा हुआ कि आपको ये काम करना है तो करना ही है, धर्म के चलते बस यही करना है। वो उस ऑर्गेनाइज रिलीजन को नहीं मानते थे। रिलीजन अलग बात है, और ऑर्गेनाइज मतलब कुछ होते हैं ना कट्टरवादी, वो कट्टरता से दूर थे, कट्टरता से ही दूर थे। आई थिंक ये आज भी हम बात कर लेते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, जब कहीं कहीं पे कट्टरता आ जाती है, मतलब कि हमारा धर्म ही बेस्ट है, ये जो लोग ये कहने लग जाते हैं ना, तब हम भी कहते हैं कि ये सही नहीं है, तो वो उस धर्म के खिलाफ थे। इन्होंने एक बात कही थी, ये कहते हैं कि वन कैन बी ए सेंटली पर्सन विदाउट बिलीविंग इन गॉड एंड ए डेटेस्टेबल विलियन बिलीविंग इन हिम। क्या बात लिखी है, ये कहते हैं कि भगवान के अंदर विश्वास ना करता हुआ बंदा भी एक साधु जैसा हो सकता है, बट भगवान में विश्वास भी करता है तो भी एक इंसान शैतान हो सकता है। आजकल कुछ ऐसा ही तो है, लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, बाहर से तो ऐसा लगता है कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अंदर से बिल्कुल शैतान है। और जो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं भी जाते और वो इतनी अच्छी लाइफ हमें कहते हैं कि यार कैसे भगवान के बंदे हैं, है ना। तो ऐसा इन्होंने लिखा था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वन कैन बी सेंटली पर्सन विदाउट बिलीविंग इन गॉड एंड ए डेट सेवल बिलियन बिलीविंग इन हिम। लास्ट बुक इनकी थी द गुड द बैड एंड द रेडिकुलस, जो कि अक्टूबर 2013 के अंदर आई थी। क्रिटिक ऑफ रिलीजन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, क्रिटिकल एक्लेम्ड, काफ़ी इनकी आलोचना भी की जाती है बाद में जो इन्होंने जो लिखा। बट आपको बता दूं इस वीडियो के ज़रिए, जब आप इनको डिटेल के अंदर स्टडी करोगे तो आपका भी ये बहम दूर हो जाएगा कि ये इतना वल्गर क्यों लिखते थे। ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़िए, सिख हिस्ट्री को पढ़िए, इनके और अच्छे अच्छे वर्क को पढ़िए, फिर जाके आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। कोई एक वीडियो देख लेते हो आप, हमें देखते हैं कि भाई खुशवंत सिंह ने बहुत ही वल्गर लिखा, शराब पीते थे, महिलाओं से जुड़े रहते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपना एक पर्सोना बनाया था, इनके खुद के फ्रेंड ये कहते हैं कि असल में ऐसा बहुत ही एक अच्छा इंसान था, और ये शायद उन्होंने खुद ही बनाया था ताकि लोग ये कहते थे, इनके दोस्तों का कहना है कि वो तो खुद कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को बुरा कहें, मेरे में कमियाँ ढूंढें, मेरे को कोई अच्छा ना कहे, पर अंदर से इतने अच्छे पर्सन थे। आप पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को पढ़ लीजिए, कितना अच्छा वर्क है। और ख़ास तौर से ट्रेन टू पाकिस्तान तो मैं कहूँगा उसको एक बार पक्का पढ़ें। आगे मैं बात भी करूँगा कि उनकी जो मूवी वहाँ पर बनी हुई है उस मूवी को आप देख लें, फिर जाकर आप जज करना कि खुशवंत सिंह कैसे पर्सन थे। चलिए बात करते हैं हम आगे। डेथ, इनकी डेथ हुई थी 20 मार्च 2014, 2014 के अंदर। बहुत ही अच्छा फरिश्ता हमारे बीच नहीं रहा। 99, इनकी 99 साल की उम्र थी, लगभग 100 साल की उम्र। ये तो खुद कहते हैं कि हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसा रिवाज था। इनके पिताजी की उम्र भी 90 साल की उम्र के अंदर डेथ हुई थी, सरदार सूबा सिंह की। नेचुरल कॉज था, कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल हंसते खेलते कहते ना। ये खुशवंत सिंह की एक बात मेरे को याद आती है कि मैंने इनकी वीडियो देखी थी, तो वो खुद कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि मेरे को मौत से डर नहीं लगता, बट मौत का जो प्रोसेस है ना उससे डर लगता है। आज भी हम कहते हैं कि बंदा ऐसे ही हंसता खेलता चला जाए तो अच्छा है, कोई गंभीर बीमारी के चलते लटक के ना मरे। मरना है तो एकदम से मौत निकले तो बढ़िया है, नेचुरल डेथ हो तो सबसे बढ़िया डेथ होती है। इनकी डेथ पर प्रेसिडेंट से लेकर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तक इनके वहाँ पर इनके अंतिम संस्कार में वहाँ पर उपस्थित हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। लोधी क्रेमेटोरियम इन दिल्ली के अंदर इनका अंतिम संस्कार किया गया। ही प्रिपेयर्ड एन एपिथेट फॉर हिमसेल्फ, इन्होंने अपने लिए एक एपिथेट भी तैयार किया था। अब ये एपिथेट क्या होता है पहले आपको बता दूं, लिटरेचर के स्टूडेंट हो। किसी की मौत पर लिखा गया कोई भी 4 लाइनें, कुछ पंक्तियाँ, कवर पर लिखने के लिए, पत्थर पर खुदवाने के लिए कुछ शब्द, तो इन्होंने खुद ही लिखा था। वो आपको पढ़ देता हूँ। इन्होंने क्या लिखा था अपने
अपनी कब्र पर लिखवाने के लिए अपने एपिथेट। हेयर लाइज वन हु स्पेयर्ड नाइदर मैन और नॉर गॉड, कि यहाँ पर वो लेटा हुआ है जो ना तो भगवान का है ना इंसान है। वेस्ट नॉट योर टीयर्स ऑन हिम, ही वॉज नॉट ए सॉट, अपने आंसू ना भी बहाएं इस बेस्ट पर, बल्कि मेरे पर रोए मत। राइटिंग नेस्टी थिंग्स ही रिगार्डेड एज ए ग्रेट फन, मतलब कि इसने कुछ ऐसी चीज़ों को लिखा, नेस्टी गंदी चीज़ों को लिखा एज ए मजाक करते हुए। थैंक द लॉर्ड ही इज़ डेड, भगवान का शुक्र है कि वो मर गया। दिस सन ऑफ गन, गन का बेटा, बंदूक का बेटा। तो यहाँ पे गन इन्होंने अपने पिता सरदार सोबा सिंह को कहा, जो कि जब तक जिंदा रहे बेटे की हर एक ख्वाहिश पूरा करते रहे, बिन मांगे हर एक एज ए गिफ्ट, कभी गाड़ी कभी बंगला इनको देते रहे। तो ये एपिथेट भी आप थोड़ा याद रखना। अब हम बात करते हैं इनके ऑनर्स की, इनके अवार्ड्स की, इनको कौन कौन से सम्मान, कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख सकते हो, खुशवंत सिंह रिसीविंग पद्म विभूषण, इंडिया का सेकंड सिविलिस्ट अवार्ड इनको दिया जा रहा है। पीछे इंदिरा गांधी जी बैठे हुए हैं, सॉरी सोनिया गांधी बैठी हुई हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं। ये आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। रॉकफेलर ग्रांट इनको मिला 1966 के अंदर। फिर पद्म भूषण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1974, ही रिटर्न द डेकोरेशन, इस अवार्ड को उन्होंने रिटर्न कर दिया था, मैंने पहले बात कर ली है। 1984 के अंदर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट्स सीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल अमृतसर, जो भारत सरकार ने गोल्डन टेम्पल को सीज कर दिया था, उसको ढा दिया गया था 1984। हम पंजाबी लोग तो अच्छे से जानते हैं, पंजाब के लोग 84 के अंदर क्या हुआ था, 84 के दंगे भड़क गए थे। तो उसके चलते इन्होंने अपने इस पद्म भूषण को 1974 में जो मिला उसको रिटर्न कर दिया था। ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर सोलब इंटरनेशनल 2000, तो इनको ऑनेस्ट मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला। इनके दोस्त भी कहते थे कि वो एक ट्रूली बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन थे। पंजाब रत्न अवार्ड इनको दिया गया द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2006, यानी कि 2006 के अंदर इनको पंजाब रत्न अवार्ड दिया गया। पद्म विभूषण यानी कि वहाँ पे पद्म भूषण था ऊपर, जो कि 3rd नंबर का अवार्ड था। फिर इंडिया का 2nd नंबर का अवार्ड इनको 2007 के अंदर दिया गया, पद्म विभूषण। इसके अलावा साहित्य अकेडमी फॉलोशिप बाय साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया 2010, तो 2010 के अंदर इनको साहित्य अकेडमी फॉलोशिप, साहित्य अकेडमी अवार्ड बोल सकते हैं, इनको दिया गया। भारत में साहित्य का बिगेस्ट जो अवार्ड है। ऑल इंडिया मिनॉरिटीज़ फॉर ऑल एनुअल फॉलोशिप अवार्ड बाय उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव 2012 के अंदर यूपी के उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, उन्होंने इनको ऑल इंडिया मिनॉरिटीज़ फॉर्मल एनुअल फॉलोशिप अवार्ड इनको दिया गया, क्योंकि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते तो ये मिनॉरिटीज़ के अंदर आती हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड बाय टाटा लिटरेचर लाइव, तो टाटा लिटरेचर लाइव की तरफ से इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड दिया गया। द मुंबई लाइफस्टाइल इन 2013 के अंदर। फेलो ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन इन जनवरी 2014 के अंदर इनको फेलो ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन इनको अवार्ड दिया गया। द ग्रोव प्रेस अवार्ड फॉर द बेस्ट फिक्शन लिखने के लिए इनको ये अवार्ड द ग्रोव प्रेस अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं हम इनकी बुक्स की, जो हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू बीइंग एज ए लिटरेचर स्टूडेंट। तो सबसे पहला इनका वर्क आता है द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज़। ये क्या थी, आप इनकी रियल स्टोरी थी, क्योंकि स्कूल के अंदर अपने दोस्त भाई के साथ मिलके एक बार कोबरा पकड़ के ले गए थे। तो जब इनके प्रोफेसर ने उसको खोल के देखा वो जिंदा था, तो उसी को कुछ मिलाते हुए इन्होंने इस वर्क को लिखा था द मार्क ऑफ विष्णु एंड द अदर स्टोरीज़, जो कि 1950 के अंदर आया। ये काफ़ी वर्क सक्सेसफुल रहा। इसी के बाद में इन्होंने ठान लिया था कि अब मेरे को लिखना है। पहले बहुत सारी जॉब वगैरह हमने पीछे देखा, कभी कहीं पे काम कर रहे हैं, कभी कहीं पे काम कर रहे हैं। इस वर्क के जरिए, इस वर्क की शॉर्ट समरी मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि एक पंडित होता है और कुछ दोस्त होते हैं,
कुछ गांव के बच्चे होते हैं, वो एक बिल, सांप की बिल की पूजा करता है, रोज़ दूध रखता है। वो कहता है कि यहाँ पे कोबरा रहता है, नागराज रहता है, दूध पीता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो एक दिन उस कोबरे को पकड़ के भी ले जाते हैं बच्चे स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर पीछे वो पुजारी जो भाग के आता है, वो कोबरा उसको मार देता है, डस लेता है। तो शॉर्ट के अंदर मैंने बता दिया, बाकी आप यूट्यूब पे तो कहीं देखोगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सर्च किया। तो मेरे को खुशवंत सिंह के 2-3 वर्क ही मिले हैं। एक तो कर्मा इनकी स्टोरी मिल गई, एक इनकी ट्रेन टू पाकिस्तान। 2-4 वर्क मिले हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, बाकी वीडियोस आपको नहीं मिलेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इनके जितने वर्क हैं, जो वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, उन पर मैं आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में बता सकूँ। हिस्ट्री ऑफ सिख 1953 के अंदर 3 साल तक काम किया। और यहाँ से एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ इस वर्क के बारे में, द हिस्ट्री ऑफ सिक्स। आप सिखों के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो इस बुक को पढ़ लो। हालांकि बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी टाइम आपको लगेगा, बट कोई बंदा सिख की हिस्ट्री जानना चाहता है ना, तो इस बुक को पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई भी जाती है, ऑथेंटिक प्रूफ है द हिस्ट्री ऑफ सिक्स का। 3 साल तक इस बंदे ने काम किया। और ये बताते हैं कि हम कहते हैं ना कि इन्होंने ये सिख धर्म को मानते नहीं है। जब इन्होंने इस बुक के बारे में बताया था, भाषण दिया था लंदन के अंदर, वहाँ पर कितने लोग सिख इनको सुनने के लिए आए थे और इनका स्पीच सुनकर रोए थे कि सिख हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे मैंने वर्क किया। तब ये खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि उस दिन जो कभी अकेला रोता था, उसके लिए आज बहुत से लोग रो रहे थे उस स्पीच को सुनकर। ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल, जो कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ट्रेन टू पाकिस्तान, इसके लिए तो आप मूवी देख लीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा मूवी के बारे में, जो कि 1956 के अंदर आया। मैंने पर्सनली इस मूवी को वॉच किया था, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कल ही इसको देखा था। मतलब मेरे हिसाब से माइंड ब्लोइंग वीडियो मूवी। पढ़ोगे तो देखोगे इसको, मतलब आप फील करोगे कि वाह, खुशवंत सिंह ने क्या नॉवल लिखा है। आपको यूट्यूब पर वो ईजिली इनकी ये मूवी मिल जाएगी। और उसके अंदर जो जग्गा का जो रोल प्ले कर रहा है ना, वो आपको बता दूं कि मैं भी इनके बारे में सर्च कर रहा था, तो उस मूवी के अंदर जो जग्गा का रोल कर रहा है जगत सिंह का, वो पता है कौन है? आप लोगों ने हातिम नाटक देखा होगा, हातिम। तो उसके अंदर जो दज्जाल, जो विलन का रोल प्ले करता है ना, दज्जाल, हातिम उसके साथ सवाल, दज्जाल की जिस बंदे ने एक्टिंग की थी, वही बंदा ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर जग्गा का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर जो 1947 के अंदर जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में बताया गया है। मन्नू माजरा नाम का एक गांव है जो कि फिक्शनल टाउन है, जैसे R.K. नारायण का मालगुडी, खुशवंत सिंह का ये मन्नू माजरा फिक्शनल टाउन है। तो किस प्रकार वो सिख और मुस्लिम और हिंदुओं के अंदर जो दंगे वगैरह हुए थे, उनको पार्टीशन अपने जगहों को छोड़ के जाना पड़ा, उस पर बेस्ड ये नॉवल है। मेरे से अच्छा आप उस मूवी को देखें। ठीक है, द वॉइस ऑफ गॉड एंड अदर स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरी, जो कि 1957 के अंदर आई। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल नॉवल 1959 के अंदर आया। ये नॉवल वही 1959 के अंदर आया था। तो इसकी भी आपको मेरे हिसाब से आपको वीडियो नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में क्या कुछ है आपको बता पाऊँ। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। द सिक्स टुडे 1959 के अंदर सिख हिस्ट्री पर काफ़ी काम इन्होंने किया है। द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ पंजाब, जो कि 1962 के अंदर आया। ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स 1963 के अंदर। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब के महाराजा, द महाराजा ऑफ द पंजाब 1963 के अंदर। गदर, जो कि आप पढ़ते हो ना, गदर, गदर जो कि गदरी बाबे थे, उनकी कहानी 1950 के अंदर। इंडिया फर्स्ट आर्म्ड रेवोल्यूशन, इंडिया का पहला रेवोल्यूशन माना जाता है आर्म्ड, आर्मी वाला, 1966 के अंदर। बाबा बकना वाली जो कहानी है इसके अंदर, गदर के अंदर। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ सिक्स 1966 के अंदर। ये आप बार बार ये वर्ड आ रहा है कि हिस्ट्री ऑफ सिक्स, हिस्ट्री ऑफ सिक्स। तो इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की थी, तो काफ़ी किताबें, इनकी 4-5 किताबें हैं इस पर, सिख हिस्ट्री पर। ए ब्राइड फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज, जो कि शॉर्ट स्टोरी है 1967 के अंदर। ब्लैक जैस्मिन इनकी शॉर्ट स्टोरी है 1971 के अंदर। ट्रेजेडी ऑफ पंजाब, ये इनकी किताबें हमें। ठीक है,
मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि इनकी किताबों में क्या कुछ है, सिर्फ बुक्स के नाम बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि मेरे को भी बहुत सारा इनका कंटेंट नहीं मिला कि इनकी किस बुक में क्या कुछ बात की गई है, क्योंकि है ही नहीं है। आप पर्सनली कहीं से किताब बुक खरीद के पढ़ें तो बात अलग है, वरना आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ट्रेन टू पाकिस्तान की आप वीडियो सर्च करोगे, आपको हज़ारों की संख्या में वीडियोज़ मिल जाएंगी। बट जैसे आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल हो गया, ट्रेजिडी पंजाब हो गया, जैस्मिन ब्लैक जैस्मिन, इनके बारे में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। एक इनका नॉवल था दिल्ली, जो यहाँ पे आएगा, उसके बारे में एक दो वीडियो मिलेगी, वो भी डिटेल के अंदर बताया नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो देखते हैं भाई, आगे टाइम मिलता तो मैं उस पर कुछ देखता हूँ, कहाँ से कोई फैक्ट वगैरह कुछ मिल जाए तो। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, द कंपनी ऑफ वुमेन 1999 के अंदर, अब यहाँ पे थोड़ा इन्होंने कुछ लिखा तो लोग इसको वल्गर मानते हैं। ट्रुथ लव एंड द लिटिल मैलिस एंड ऑटोबायोग्राफी 2002 के अंदर आई, इसको नोट कर लेना, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। विद मैलिस टुवार्ड्स वन एंड ऑल, द एंड ऑफ इंडिया 2003 के अंदर, और बरियल एट द सी 2004 के अंदर, खुशवंत सिंह का। एक इनका था वी इंडियंस, ये भी इनका नॉवल था, जो बुक आप साइड में देख रहे हो। उसके बाद में आगे बहुत कुछ लिखा है ना एज ए लेखक। हम तो सिर्फ इनको ट्रेन टू पाकिस्तान जानते हैं और कुछ भी नहीं है, बट आप यहाँ पे देख लीजिए इनकी कितनी लंबी लिस्ट है किताबों की। पैराडाइज एंड अदर स्टोरीज 2004 के अंदर, ए हिस्ट्री ऑफ द सिख 1469 टू 1838, जो कि 2004 के अंदर आई, यानी कि 1469 से लेकर 1838 तक जो सिख की हिस्ट्री है उस पर दोबारा इन्होंने किताब को प्रिंट करवाया 2004 के अंदर। डेथ एट माई डोर स्टेप 2005 के अंदर आया। ए हिस्ट्री ऑफ सिख, फिर उसके आगे की हिस्ट्री, क्योंकि 1838 तक हो चुका था, फिर 1839 से लेकर 2004 तक की हिस्ट्री बुक 2005 के अंदर आई। सिख हिस्ट्री पर तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। पंजाब का अगर कोई व्यूवर इसको देख रहा है तो आई होप, मुझे पता है, अगर आप पंजाब के बारे में जानना चाहते हो तो इन बुक्स को आप इनकी हार्ड कॉपी पढ़े तो बेस्ट रहेगा कि इसमें क्या कुछ है। यानी पंजाब की हिस्ट्री, पंजाब का जीके, मेरे हिसाब से सारा कुछ ही तैयार हो जाएगा, सारा कुछ इन्होंने बताया है इनके अंदर। द इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ द इंडिया सिख 2006 के अंदर। वाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी एसेस एंड प्रोफाइल्स 2009 के अंदर आया। मैंने कहा था ना कि उन्होंने वर्क लिखा है वाई आई सपोर्टेड द एमरजेंसी, ये वही है 1984 वाली। द सनसेट क्लब 2010 के अंदर। इसके बाद में आगे वही वर्क इनके खत्म हुए नहीं है, बने रहिए, ठीक है ना। हम डिटेल के अंदर ही बात कर रहे हैं सारी की सारी। अभी तो 30 मिनट की वीडियो हुई है। गॉड्स एंड गॉडमैन ऑफ इंडिया 2012 के अंदर। एगोनिस्टिक खुशवंत, टीयर्स इज नो गॉड 2012 के अंदर। मरते दम तक ये बंदा लिखता रहा, क्या खास बात रही होगी इसके अंदर इनकी। मैंने इनकी जीवनी सुनी तो वो कह रहे हैं कि याददाश्त बहुत तेज थी इनकी, मतलब कि 99 साल की उम्र के अंदर भी ऐसा लगता था कि हम खुद सोच लो, अपने 50 60 70 होते कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बंदा 100 साल की उम्र तक लिखता रहा। और ये तो इनके चाहने वाले तो ये कहते हैं कि एक दस्तावेज था 1915 से लेकर 2014 तक का सफ़र। भगत सिंह को फांसी होते इन्होंने देखी, और भगत सिंह को जब फांसी हुई तो बाकायदा इन्होंने क्या किया था, अपने कॉलेज की बिल्डिंग पर झंडा फहराया था इंडिया का, और तब उनको वो कॉलेज छोड़ना पड़ गया था। द गॉड, द गुड, द बैड, द रेडिकल्स 2013 के अंदर जो इनकी लास्ट बुक थी, को ऑथर्ड विद हमरा कुरैशी। हुमरा कुरैशी राइटर के साथ, जो कि एक लेडी फीमेल ऑथर है, उनके साथ मिलकर इसको लिखा था। मोर मिल्किल्स गॉसिप in 1989, collection of writings, sex, scotch and scholarship 1992 के अंदर, collection of writing। ये खुद अपने आप को मानते थे कि मैं 3 चीज़ों को बहुत ही प्यार करता हूँ, एक दिल्ली को, दूसरा लेखनी को, और तीसरा सुंदर महिलाओं को। तो इन शब्दों को सुन के ऐसा लगता है कि पता नहीं किस प्रकार का ये बंदा, किस प्रकार का इनका करेक्टर रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं कि 15 मिनट से ज़्यादा इनके पास कोई औरत को ये रुकने देते नहीं थे, मतलब एज ए फ्रेंड आप कह सकते हो, एक अच्छे नेचर का दोस्त। बट पता नहीं ये सब, जब हम ये शब्द सुनते हैं कि सुंदर महिलाओं को ये लाइक करते थे काफ़ी महिलाएं इनके पास आती थी, तो दिमाग में बस उल्टी सीधी बातें आती हैं।
मैं आपको कहना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ एक बार इनको डिटेल से पढ़ें, फिर जाकर जज करें कि ये कैसे थे कैसे नहीं थे। बिग बुक्स ऑफ मैलिस 2000 के अंदर कलेक्शन ऑफ राइटिंग खुशवंत नामा द लेसन्स ऑफ माई लाइफ 2013 के अंदर इन्होंने खुद ने लिखा, खुशवंत नामा अपने नाम पर लिखा। द फ्री थिंकर्स प्रेयर बुक एंड सम वर्ड्स टू लाइव बाय 2012 के अंदर। तो ये था खुशवंत सिंह। अभी जाइएगा मत, मैं आपको ये चीज़ पढ़ने से पहले आपको इनकी किताबें दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं इनकी। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था बार बार, ट्रेन टू पाकिस्तान, तो ये मूवी है ट्रेन टू पाकिस्तान। इस नाम का थंबनेल आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, हो सके तो अभी सर्च करें ट्रेन टू पाकिस्तान। पहले कोई शॉर्ट समरी की अलग से देख लें, फिर इस मूवी को देखें। ये जो आगे आगे करेक्टर है ना, यही आपका दजाल जो कि हातिम के अंदर था, पहचान रहे हो? हातिम आजकल के युवा तो नहीं देखा होगा, बट आई थिंक मैंने खुद नहीं देखा हुआ, तो 2008 2010 2012 वाले अच्छे से जानते हैं। तो ये इनकी मूवी है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही बेस्ट मूवी, ठीक है। तो आपको ये मूवी मिल जाएगी। ये इनकी बुक है ट्रेन टू पाकिस्तान, नॉवल बाय खुशवंत सिंह। द सनसेट क्लब खुशवंत सिंह, ये इनका एक और नॉवल। द एंड ऑफ द इंडिया, ये इनका नॉवल। ये सारे कवर पेज हैं इनकी बुक्स के। द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ये वो किताब है जिसको एज ए ऑथेंटिक प्रूफ लोग यूज़ करते हैं। सिक्स खुशवंत सिंह, सेकेंड एडिशन जो आया था इनका। द फॉल ऑफ द किंगडम ऑफ द पंजाब, खुशवंत सिंह की ये बुक। ट्रुथ लव एंड द लिटिल मैलिस, खुशवंत सिंह की। खुशवंत सिंह द कंपनी ऑफ द वुमेन। अब ऐसे नॉवल को देख के लोग इन पर सवाल खड़े कर देते हैं कि ये क्या लिख रहे हैं, बट क्योंकि इसको जब पढ़ोगे तो आपको इस नॉवल को देख के आपको थोड़ा कहोगे कि भाई ऐसा क्यों लिखा। मतलब एक कहानी है, जो लड़का बाहर कहीं जाता है, तो आप विकीपीडिया से थोड़ा देख सकते हो। सेक्सुअलिटी को बहुत दिखाया गया है, मतलब बहुत सी औरतों को ये चेंज करता है बार बार, उनको प्लेजर देने के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है, बहुत सी औरतों से ये संबंध बनाता है इसका जो मेन करेक्टर है। ये इनका आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, ये आपको मैप के अंदर दिख रहा है गांव इनका हडाली, झेलम नदी झेलम रिवर के कारण। इधर आपका राजापुरी है, इधर इस्लामाबाद पाकिस्तान का बॉर्डर। तो ये गांव इनका यहाँ पे था हडाली, बाकी आप मैप के अंदर देख सकते हो। अब इनके आखिरी वर्ड, मतलब इन्होंने क्या लिखा, ये ट्रेन टू पाकिस्तान से लिए गए हैं। योर प्रिंसिपल शुड बी टू सी एवरीथिंग एंड से नथिंग। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि आपके सिद्धांत, आपका जो भी आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि आप देखो सब कुछ बट कुछ भी कहो मत, बस देखते रहो। जो भी लोग कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं या आपको कुछ भी है, देखो बट बोलो मत। योर प्रिंसिपल शुड बी टू सी एवरीथिंग एंड से नथिंग। द वर्ल्ड चेंजेस सो रैपिडली दैट इफ यू वांट टू गेट ऑन यू कैन नॉट अफोर्ड ए एलिज योरसेल्फ विद एनी पर्सन और ए पॉइंट ऑफ व्यू। दुनिया बहुत ही तेज़ी से बदलती है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आप एक पॉइंट पर स्थिर नहीं रह सकते। बात सही भी है। कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपको तो ऐसा होना चाहिए, आप वैसा बनोगे, कल को कोई चार लोग और आएंगे वो कहेंगे आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा होना चाहिए। यानी कि दुनिया टाइम टाइम पे बदलती है, दुनिया का कोई मुंह नहीं है, लोगों का कोई मुंह नहीं है। कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ कुछ कहते हैं। आप उनके जैसे कभी भी नहीं बन सकते, किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आप नहीं रह सकते। इसी के साथ मैं आज की हमारी जो वीडियो थी खुशवंत सिंह की बायोग्राफी और वर्क को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई कमियां आई हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, उसके लिए सॉरी। आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा इनके जो नॉवेल्स हैं वो उन पर आपको कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा सकूँ। आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।